वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। चैप्टर सेल जो हम पढ़ रहे हैं, पहले लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात की है। आज इस चैप्टर सेल का दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। इसमें जो बाकी पोर्शन हमें रह गया है, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला, सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। वही सेल ऑर्गेनलीज आज हम पढ़ेंगे। उसी में से जो सबसे पहला है कि वो क्या है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो कि एक कंपोनेंट है सेल का, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में आपको बोलूंगा, न्यूक्लियस क्या होता है। आप देखते हो कि सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल बॉडी होती है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। मगर याद रखना, ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस एनिमल सेल्स में कहां पे होता है, एनिमल सेल्स में ये सेंटर पे होता है। और जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल्स में ये टुवर्ड्स पेरिफेरी के पेरिफेरी पे होता है। क्योंकि रीजन क्या है, जो प्लांट सेल्स में वैक्यूल होता है, वैक्यूल की वजह से वो वैक्यूल जो है ना, वो सेल का 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दैट इज वाई कि जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल में ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस पेरिफेरी पे होता है। इसके बाद जब हम इस न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस मैंने बोला कि ये एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो सेल के सेंटर में होता है एनिमल सेल्स के। ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स, ठीक है ना। एक पार्ट इसको होता है कि इसको भी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन इसको भी होते हैं। उन दोनों मेम्ब्रेन को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो। क्या बोलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो। इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक पार्ट जो है ना, न्यूक्लियस का एक पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या उन्हीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियस को सेपरेट करती है। किससे सेपरेट करती है, सेल के साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस का दूसरा पार्ट होता है, जो इसके अंदर वो फ्लूइड ट्रांसपेरेंट जो फ्लूइड जैसा पार्ट होता है, यानी कि अंदर जो स्पेस होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है ना, ये समझो कि क्या है, ये समझो कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, मैंने बोला कि इसको भी क्या होते हैं, इसको भी 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। बाहर वाली को हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों को हम मिलकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। एक पार्ट। दूसरा पार्ट होता है कि ये जो अंदर ये ट्रांसपेरेंट की स्पेस होती है, ठीक है ना, यानी कि जो फ्लूइड अंदर ये होता है, इसको मैं बोल रहा हूं कि क्या, इसको मैं बोल रहा हूं कि इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस सस्पेंड होता है। इसी के अंदर क्या है, यानी कि ये जो यहां पे है ना, ये जो ये न्यूक्लियोलस है इस न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ठीक है ना। ये किसके अंदर होता है, ये इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहने का मेरा मतलब है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इकट्ठे, हम उनको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और इसमें फ्लूइड वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और क्या होता है कि, और इसमें प्रेजेंट होता है, बीच में एक और स्फेरिकल बॉडी होती है, जिस तरह से न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये इसके क्या हैं, ये इसके 4 पार्ट्स हैं इस न्यूक्लियस के। तो जब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की, ठीक है ना, इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है, इस न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया है। और मैं आपको बोलूंगा, ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है,
इस न्यूक्लियस का सबसे पहला काम यह होता है कि इसको हम बॉस और डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल के अंदर जितने भी सेल्यूलर फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला यही न्यूक्लियस होता है। दैट इज वाई कि इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? बॉस और डायरेक्टर ऑफ द सेल, एक फंक्शन। दूसरी जो फंक्शन होती है इस न्यूक्लियस की वो ये होती है, इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस होता है तो इसी को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। या मैं आपको बोलूंगा ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यहां पे देखेंगे क्या लिखे हैं। It is generally spherical and located in the center of the cell, जो अभी मैंने आपको बोला है। The nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसके जो यहाँ पे मैंने आपको बोला, इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि लास्ट वाले लेक्चर में जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो पोरस होते हैं, उस पे पोरस होते हैं। इसी तरीके से इन मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? इन मेम्ब्रेन पे बच्चे भी पोरस होते हैं। और इन पोरस के अंदर से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और साइटोप्लाज्म में बाहर आते हैं। It uses information in the chromosomes to decide what each organelle should do and the functions of the cell. The nucleus contains an even smaller concentrated material called nucleolus, जो इसके बीच में स्फेरिकल बॉडी होती है यहाँ पे। इसी को मैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, मैंने बोला कि क्रोमोसोम्स पे क्या होता है? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन पे जीन्स होते हैं और यही क्या करते हैं? यही कैरेक्टर्स को पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये था हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वो क्या है? वो क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स मैंने आपको बोला, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। वो जीन्स क्या करते हैं? वो जीन्स कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन क्या करते हैं? कैरी करते हैं, यानी कि पास करते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि ये क्या है कि ये इसका बच्चा है, ये इसका पेरेंट है, हम बोलते हैं कि ठीक है ना, इसको इसके साथ शक्ल मिलती है, या इसको जैसे कि इसके बाल के, ठीक है ना, बाप के जो बाल हैं वैसे इसके हैं। इसका मतलब कि जो भी कोई कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर किस वजह से आता है? ये जीन्स की वजह से आता है। और मैंने बोला कि ये कहां पे होते हैं? ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं। और यही क्या करते हैं? ये इन कैरेक्टर्स को पेरेंट से लेकर क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग तक, जो बच्चा पैदा होता है ना, वहां तक क्या करते हैं? उन तक क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन एंड प्रोटीन। याद रखना, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं किसके बने हुए होते हैं? ये बना हुआ होता है डीएनए का, ठीक है ना। और डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है, ठीक है ना। और वही जो क्रोमैटिन मटेरियल मैं बोल रहा हूं कि जब वो कंडेंस हो जाता है उसी को तो क्या बनता है? उसी को तो क्रोमोसोम्स बनता है। डीएनए जो होता है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स इसके बने हुए हैं और किसके बने हुए हैं? और प्रोटीन इसके बने हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। समझ में आपको आ रहा है? Chromosomes contain information for the inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules। और DNA जो होता है, DNA में क्या होता है? DNA में एसेंशियल सेगमेंट्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट होता है और नॉन एसेंशियल पार्ट भी होता है। मगर याद रखना, जो इस डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जीन्स। और इन्हीं जीन्स में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कोड करके होते हैं। और क्या होते हैं कि वही इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यानी कि वही जो कैरेक्टर होते हैं वो पास हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन।
कहने का मेरा मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली जो हमारे पास है वो वैक्यूल है, ठीक है ना। याद रखना जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल को सबसे पहले एंटोन वॉन लीवनहॉक ने क्या किया है? डिस्कवर किया है। एंटोन वॉन लीवनहॉक ने वैक्यूल्स को डिस्कवर किया है। और ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स मैं आपको बोल रहा हूं, वैक्यूल्स ये फिल्ड कैविटी होती है। क्या होती है? जो सेल के, ठीक है ना, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ये फिल्ड कैविटीज। वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये फिल्ड कैविटीज होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और याद रखना ये जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? यहां पे जैसे कि यहां पे दिख के हैं कि बच्चों ये जो है ना, ये वाला पार्ट वैक्यूल है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट वैक्यूल है। और याद रखना ये जो वैक्यूल है ना, प्लांट सेल्स में ये 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं? 90% ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं। और यहां पे याद रखोगे आप, ये जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखो बच्चों ऐसा होता है, ठीक है ना। और अंदर से यानी कि ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। यानी कि वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन या दैट मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और अंदर से जो होता है, अंदर से जो ये स्पेस होती है इस वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना, इसमें एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल सैप बोलते हैं। और इस सेल सैप में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस सेल सैप में वाटर प्रेजेंट होता है, इस सेल सेप में एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इस सेल में क्या होते हैं? शुगर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इस सेल सेप के अंदर। सेल सेप क्या है? सेल सेप फ्लूइड होता है। किसके अंदर फ्लूइड होता है? वैक्यूल के अंदर। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सेल सेप बोलते हैं। और जो मटेरियल्स मैंने बोला कि वो इस सेल सेप के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये है कि ये जो वैक्यूल होता है, याद रखना बच्चे, जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। किन में? प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। वहां पे इनका साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। मैंने बोला कि 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मगर एनिमल सेल्स में हम बोलते हैं कि एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। बट इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल इन साइज, और वो टेम्पोररी के लिए होते हैं। एनिमल्स में ये वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। मगर अगर प्रेजेंट होंगे तो तब जाके हम बोलेंगे जो वैक्यूल्स है ना, वहां पे इनका साइज छोटा होता है और ये टेम्पोररी के लिए होता है और साइज बहुत छोटा होता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स ऑफ इरेगुलर शेप्स which are found in cells. The vacuole stores the food, a variety of nutrients that a cell might need to survive or waste. यहां पे मैं बोलूंगा कि ये जो वैक्यूल होता है, इस वैक्यूल का काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोरेज। इसका काम क्या होता है? स्टोरेज। यानी कि जो सेल के अंदर वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट को स्टोर करना। खाली इसको स्टोर नहीं करता है, ठीक है ना। वैक्यूल का काम खाली स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है ना। इसका काम होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन भी काम होता है इस वैक्यूल का, यानी कि फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करके रखना। किसमें? इस सेल के अंदर। वो कौन करता है? वो काम करता है ये वैक्यूल। या मैं बोलूंगा ये जो वैक्यूल होता है, इसका एक और काम होता है, ये फूड को भी स्टोर करता है। ये इसके फंक्शंस है इस वैक्यूल के। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर मच लार्जर देन इन एनिमल सेल्स एंड दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। क्या करते हैं? प्लांट सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये था हमारा क्या? ये था हमारा वैक्यूल। होप के बच्चे आपको समझ आया होगा वैक्यूल के बारे में। याद रखना इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड को क्या हम बोलते हैं, और काम क्या होता है। काम मैंने बोला कि इसका काम होता है स्टोरेज, ठीक है ना, फूड को स्टोर करता है।
इसके साथ साथ, ठीक है ना, अगर यानी कि जो वैक्यूल की हम बात करते हैं, वैक्यूल के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, वैक्यूल के टाइप्स होते हैं, सैप वैक्यूल होता है, ठीक है ना, इसी तरीके से कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल होता है, अलग अलग फंक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ ये ऑलरेडी शेयर किया है। नेक्स्ट हमारे पास गोल्गी अपैरेटस है, चाहे आप इसको गोल्गी अपैरेटस बोलो या गोल्गी बॉडी बोलो, ठीक है ना। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है? कैमिलो गोल्गी ने। क्या किया है? कैमिलो गोल्गी ने। इसलिए इसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो। क्या होता है, ये जो गोल्गी बॉडी होती है ये भी एक क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होता है, लेकिन नेटवर्क ऑफ, ठीक है ना, क्या होता है? नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क होता है। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? यहां पे जो गोल्गी बॉडी है ना, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? जो सेल का न्यूक्लियस होता है ना, सेल के न्यूक्लियस के करीब ही बच्चे क्या होता है, ये अगर बच्चे मान के चले कि ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, यहां पे क्या होता है कि ये सेल के बिल ऐसे न्यूक्लियस के नजदीक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सेल के नजदीक प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल का न्यूक्लियस होता है ना, सेल के न्यूक्लियस के नजदीक ये प्रेजेंट होता है। कौन? गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गोल्गी बॉडी होते हैं, ठीक है ना, ये जो गोल्गी बॉडी होते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं कि गोल्गी बॉडी जो होते हैं ना, प्लांट्स में क्या होते हैं कि प्लांट्स में हम इनको जानते हैं किसके नाम से? डिक्टियोसोम्स के नाम से। यानी कि प्लांट्स में हम गोल्गी बॉडीज इनको नहीं बोलते हैं, प्लांट्स में हम इनको डिक्टियोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं। और वहां पे अगर यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो क्या होते हैं कि ये जो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज ऐसे होते हैं ना, वहां पे यानी कि जो इसके ये ट्यूब जैसे होते हैं जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पे प्लांट्स में ये ऐसे ऐसे होते हैं, यानी कि सेपरेटली बच्चे ऐसे होते हैं, एक इधर, ठीक है ना, दूसरा ऐसा होगा, इसी तरीके से तीसरा बच्चे यहाँ पे होगा, और बीच में क्या होते हैं? ऐसे ऐसे दूर दूर ऐसे वेसिकल्स, जिस तरह से यहां पे भी क्या होते हैं, इस तरीके से यहां पे भी वेसिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और वहां पे उसी सेपरेट सिस्टर्नी को या गोल्गी बॉडी को वहां पे हम क्या नाम देते हैं? वहां पे हम नाम इनको देते हैं डिक्टियोसोम्स। मगर मैं आपको बच्चे बोल रहा हूं कि ये जो गोल्गी बॉडीज होते हैं, क्या होते हैं? जो गोल्गी बॉडीज होते हैं, अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरा जो है ना, मेरा जो ये है, ठीक है ना, मेरा फ्रंट फेस है, यानी कि फ्रंट साइड है, इस तरीके से मेरा बैक साइड है। यहां पे भी आप देख रहे हो कि ये जो गोल्गी बॉडी इधर मैंने बनाई है, ठीक है ना, इसको भी आप ऐसे कि दो फेसेस देखते हो। क्या देखते हो? दो फेसेस। याद रखना, वो फेस गोल्गी बॉडी का, वो फेस जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है, उसको हम बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस बोलते हैं। और याद रखना, ये जो गोल्गी बॉडी का दूसरा फेस, यानी कि जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये वाला फेस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस बोलते हैं। इसके साथ में बच्चे बोलूंगा, ये जो गोल्गी बॉडी होती है, क्या होती है? गोल्गी बॉडी जो होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर यहां पे कोई सबस्टेंस होता है, क्या होता है? इसका काम, अगर सबस्टेंस को, ठीक है ना, अगर सबस्टेंस, कोई सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन या कोई सबस्टेंस है, इसको यहां तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करना है? इसको यहां तक ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है कि ये जो गोल्गी बॉडी है ना, गोल्गी बॉडी इसको पैक करती है और अपने डेस्टिनेशन साइट पे पहुंचाती है। इसका मतलब है कि जो गोल्गी बॉडीज होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इसका काम होता है पैकेजिंग, ठीक है ना, पैकेजिंग ऑफ लिपिड्स। क्या होता है? इसका काम होता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने में, यानी कि पहले इनको पैक करते हैं। अगर लिपिड होगा या दूसरे किस्म का कोई सबस्टेंस होगा ना, उसको पहले ये पैक करते हैं और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन साइट पे पहुंचाते हैं। Golgi apparatus, also termed as Golgi complex, is a membrane bound cell organelle है, ठीक है ना। क्या है? सेल ऑर्गेनली है। न्यूक्लियस यहाँ पे लिखा है सेल ऑर्गेनली है। Its main function is to modify proteins,
is to modify, जो अभी मैंने बोला है कि these modified proteins are placed in Golgi so that they can transport elsewhere in the cell when required, यानी कि जब जरूरत होती है, जहां पे भी जरूरत होती है, तो इनको कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? ये पहले इसको पैक करते हैं, उसके बाद कहां पे पहुंचाते हैं? अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुनो बच्चों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स सिकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स में क्या होता है? ट्यूबुलस का एक नेटवर्क होता है। क्या होता है? ट्यूबुलस का एक नेटवर्क होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है ना, ये किन में पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या, इसको हम मसल सेल्स में क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक, यानी कि मसल सेल्स में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किन में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। अब एक चीज है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है ट्यूब वाला पार्ट जो होता है इसका, ठीक है ना, उस ट्यूब वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस ट्यूब वाले पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। दूसरा बच्चे इसको क्या होता है? दूसरा कुछ, ठीक है ना, दूसरा इसका जो पार्ट होता है उनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, यानी कि जो सिस्टर्निया होते हैं, सिस्टर्निया से छोटे छोटे ट्यूब्स उठते हैं, ठीक है ना, आउटग्रोथ्स निकलते हैं उनके एंड्स पे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और क्या होते हैं उनमें? वेसिकल्स तीसरा पार्ट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीसरा जो पार्ट होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है, क्या नाम है इसका? वेसिकल्स होते हैं। यानी कि बच्चे मैं आपको ऐसे बोलूंगा, ऐसे ये होते हैं, अब सारा मैंने यहां पे नहीं बनाया है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। ये जो बीच में जो ट्यूब्स होते हैं ना, इस ट्यूब को, ठीक है ना, यहां पे जो ये ट्यूब्स होते हैं, इन ट्यूब्स को, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? सिस्टर्नी। और ये जो ये वाले हैं, ठीक है ना, जो इनसे निकलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और यहां पे क्या होते हैं? ऐसे 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 गोल गोल होते हैं, ठीक है ना, गोल गोल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। अब यहां पे क्या है कि ये जो सिस्टर्नी होते हैं, अगर याद रखना, ये जो सिस्टर्नी होती है, ठीक है ना, अगर इस सिस्टर्नी पे ऐसे कुछ दाने ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, प्रेजेंट होंगे, समझ में आपको आ रहा है? ये ऐसे दाने कुछ प्रेजेंट होंगे, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसके 2 टाइप्स हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में RER, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होता है जिसके सरफेस पे प्रेजेंट राइबोसोम्स होता है। ये जो मैं बोल रहा हूं कि कुछ ग्रैन्यूल, छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअली राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसी को मैं बोल रहा हूं कि उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम क्या होता है? इस रफ एंडोप्लाज्मिक का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि इस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है इसका, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो होता है दूसरा टाइप, वो है स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होता है जिसके सरफेस पे ये राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, कि जिसके सरफेस पे ये राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यही बच्चे देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इट इज ए membranous organelle. It is found in eukaryotic cells. The endoplasmic reticulum is divided into two types based on their physical and functional properties, smooth and rough endoplasmic reticulum. जो मैंने आपको अभी बोला है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, वो देखेंगे। एक rough endoplasmic reticulum, it synthesizes and secretes proteins in the cells, क्योंकि इसके सरफेस में मैंने अभी बोला कि क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है स्मूथ, यानी कि स्मूथ का मतलब होता है कि जिसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट नहीं होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किस में इन्वॉल्व होते हैं? The SCR is involved in the synthesis of phospholipids, ठीक है ना, यानी कि phospholipids से बनाते हैं। The main lipids in cell membranes and are very important in the process of metabolism, ठीक है ना, और वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? मेटाबॉलिज्म के लिए। दे आल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर सेल पार्ट्स लाइक द गोल्गी apparatus। यानी कि मैं आपको बोलूंगा, जो अभी मैंने बोला कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इस पे जो क्या होता है कि वो जो पार्ट सिस्टर नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो सिस्टर ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके होते हैं। दैट इज वाई कि वो मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। यही इसकी मेन फंक्शन है। हम बोलेंगे कि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, सेल के अंदर जैसे कि ये क्या बनाता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा बनाता है। ये हमारे पास क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो है वो है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो क्या है? वो है सेल, ठीक है ना, वो है लाइसोसोम। याद रखना, ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया है? क्रिश्चियन डिड्यू ने। किसने? क्रिश्चियन डिड्यू ने इस लाइसोसोम को डिस्कवर किया है। और ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये भी छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये लाइसोसोम। और ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये भी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मगर इसको भी कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? इसको भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या होते हैं? इस लाइसोसोम को भी क्या होते हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होता है। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है ना। और ये लाइसोसोम के अंदर जब हम देखते हैं, ठीक है ना, इस लाइसोसोम को जब हम देखते हैं ना, इस लाइसोसोम के अंदर कुछ क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स काम करते हैं कि जो फूड होता है ना, वो फूड को क्या करते हैं? वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, इनको हम डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये जो मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इस लाइसोसोम्स में, ये क्या करते हैं? ये काम करते हैं कि अगर क्या है कि अगर सेल में बच्चे क्या होता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनली अगर वो काम नहीं करता होगा, ठीक है ना, सेल के अंदर काम नहीं करता होगा, वो क्या करते हैं? वो उस डैमेज्ड सेल ऑर्गेनली के पास, ठीक है ना, ये लाइसोसोम जाता है और वहां पे क्या करता है? इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। वो उस सेल ऑर्गेनली पे जब ये सिक्रीट करता है ना इन एंजाइम्स को, वो उसको ब्रेक करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी फंक्शनलेस सेल ऑर्गन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, अगर ये सेल है, ठीक है ना,
सेल के अंदर ये, ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल एक सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर ये काम नहीं करता है तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, इसको क्या करता है, इसको ऐसे ब्रेक करता है, क्या करता है, ब्रेक करने के ऊपर इसको डाइजेस्ट करते हैं। और यहां पे देखो कि ये जो यहां पे स्पेस इस सेल ऑर्गेनेल ने ऑक्यूपाई की है ना, ये अब हम कहेंगे ये एक किस्म का यहां पे वेस्ट है। क्या है ये, एक किस्म का यहां पे वेस्ट है। इसने इसी को इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से इसको क्या किया है, ब्रेक किया है, उसके बाद इसको डाइजेस्ट किया और यहां पे स्पेस क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, क्या हो जाते हैं। दैट इज वाई कि हम इन लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज डिस्पोजल यूनिट्स भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जो भी कोई फंक्शनलेस सेल ऑर्गेनेल होता है वे इसको क्या करते हैं, ये इन सेल ऑर्गेनेल्स को इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की हेल्प से इनको सिक्रीट करते हैं, उसके बाद इनको ब्रेक करते हैं और उसके बाद इनको डाइजेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे आपको पता है कि लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं। अगर किसी भी, ठीक है ना, किसी भी वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं, किसी नेचुरल, ठीक है ना, डिजास्टर की वजह से अगर सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, सेल डैमेज हो जाती है, तब जाके ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इन लाइसोसोम्स के अंदर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेल का इतना पार्ट डैमेज हो गया है, ठीक है ना, इतना पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया है, और ये लाइसोसोम्स इन ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, ये इस सेल को क्या करते हैं, ये इस सेल को डाइजेस्ट पूरी तरीके से करते हैं, ठीक है ना, कि ब्रेक करते हैं, उसके बाद इसको डाइजेस्ट करते हैं। इस रीजन पे हम इन लाइसोसोम्स को हम मशहूर नाम से जानते हैं, जो आपको पता है कि इनको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। व्हाई दीज लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल? बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम्स मे बी बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ये अपने ही सेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। दैट इज व्हाई कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। Lysosomes are small membrane bound sac-like structures which release digestive enzymes that break down food. क्या है, जो फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। They also remove the old and damaged or dead organelles from the cell and thus protect the cell from further damage. किससे, यानी कि फर्दर डैमेज से बचाते हैं। और हम इसको क्यों, इन लाइसोसोम्स को हम क्यों बोलते हैं सुसाइड ऑफ द बैग्स ऑफ द सेल, बताया मैंने आपको। इनको हम क्यों बोलते हैं गार्बेज डिस्पोजल यूनिट्स, बताया मैंने आपको। इन, ठीक है ना, हम इनको क्यों बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग्स, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे इसमें क्या होता है, ये फूड को डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, याद रखना बच्चे, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को? दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो बाहर वाली ये वाली कवरिंग है, ठीक है ना, ये वाली कवरिंग है, रेड से जो बना के हैं, इस कवरिंग को, एक कवरिंग ये है, दूसरी कवरिंग ये है, ठीक है ना, जो अदर ऐसे फोल्ड करके होती है, इसका मतलब कि जो बाहर वाली कवरिंग है ना, सीधी सी बात है, इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अंदर वाली को हम क्या बोलेंगे? अंदर वाली को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मगर याद रखना, बाहर वाली जो कवरिंग होती है आउटर, वो स्मूथ होती है, मगर इनर वाली कवरिंग पे क्या होते हैं, कुछ फोल्ड्स होते हैं, कुछ फोल्डिंग्स होते हैं। आपको पता है कि उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे हम इन फोल्ड्स को बोलते हैं। यहां पे मुझे इतना डिस्कस नहीं करना फिलहाल। आप याद हो कि मैंने आपको क्या बोला कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन इसलिए कि इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और ये जो इनर होते हैं इस पे कुछ फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो अंदर स्पेस होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना, क्या होता है कि जब
हम क्या करते हैं, जब ब्रीथ और रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स के जरिए से आता है और वो सीधे, वो जो ऑक्सीजन आता है ना, वो सीधे किसके अंदर चला जाता है, इस अंदर, ठीक है ना। दो चैम्बर्स होते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया के, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर होते हैं जो दो यानी कि इन मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है, और अंदर वाला होता है ना, जो अंदर होते हैं कि इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इनर चैम्बर। यहां पे क्या होता है कि यहां पे जब ये ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना, और यहां पे क्या होता है कि यहां पे बच्चे फूड होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन इसी फूड के साथ मिलता है। जब ये मिलता है इसके बाद यही ब्रेक डाउन हो जाता है। वहां पे क्या बनता है, वहां पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बच्चे क्या बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वही एनर्जी जो होती है ना, वही एनर्जी हमें चाहिए होता है, वही एनर्जी सेल को चाहिए होता है। क्या किसको चाहिए, हमें चाहिए, यानी कि उसी एनर्जी से जब हमें वो एनर्जी आपको मुझे मिलते हैं ना, तब जाके हम कोई काम करते हैं। मगर याद रखना, ये जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को स्टोर रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी वजह से, ठीक है ना, किस वजह से, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना, ऑक्सीजन फूड के साथ मिलता है और वो फूड बच्चे ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, वहां पे प्रोड्यूस होती है। दैट इज वाई कि हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को मशहूर नाम से जानते हैं, जो हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इस पावर हाउस ऑफ द सेल में क्या होता है कि आप देख रहे हो कि वहां पे क्या होते हैं, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होते हैं विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने बोला कि बच्चे जब यहां से ऑक्सीजन आया तो वहां पे क्या हो गया, उस फूड के साथ मिल गया, उसके बाद ब्रेक डाउन वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। इसके बाद बच्चे याद रखना कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना, कॉलिकर ने डिस्कवर किया है। किसने, कॉलिकर ने इसको डिस्कवर किया है, और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने रखा है। किसने रखा है, बेंडा ने रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनली, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑलरेडी मैंने आपको बोला क्यों बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म याद रखना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये एटीपी, ठीक है ना, इसको कौन प्रोड्यूस करवाता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। दैट इज वाई कि मैंने बोला कि इसको हम, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स में आपको बोल रहा हूं, प्लास्टिड्स ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हो कि प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, प्लास्टिड्स ये छोटे छोटे कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। अब जो ये प्लास्टिड्स होते हैं ना, इस प्लास्टिड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। मेनली इसके दो टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। मगर जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर्ड। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट के और टाइप्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, टाइप्स निकलते हैं। अगर प्लास्टिड के अंदर, ठीक है ना, यानी कि जिसको हम प्लास्टिड जो होता है ना, ये याद रखना, जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। और अंदर से क्या होता है कि अंदर से बच्चे इसके जो थाइलाकॉइड्स जो होते हैं, थाइलाकॉइड्स जो फ्लैटेनेड सेक्स होते हैं, देखिए ऐसे, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। मगर यही थाइलाकॉइड जब एक दूसरे के साथ एक पायल बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे पायल बनाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां से भी एक पायल बनाता है इनका, यानी कि जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स
पायल कर यानी कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं ना, तब जाके हम इनको क्या बोलते हैं, तब जाके हम इनको थाइलाकॉइड नहीं बोलते हैं, इनको बच्चे हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। मगर हाँ, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैट लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूं कि इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। इस थाइलाकॉइड के अंदर ये जो स्पेस होती है, यहां पे मैं बोल रहा हूं, ये जो स्पेस होती है, इसी स्पेस में कलर्ड क्या होता है? कलर्ड फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर इस थाइलाकॉइड के अंदर ये जो ल्यूमेन होता है, स्पेस होते हैं, अगर इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, ठीक है ना, ग्रीन कलर का फ्लूइड होगा, यानी कि क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होगा, तब जाके हम उस प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? अलग अलग जो पिगमेंट्स होते हैं, और वो पिगमेंट्स बच्चे ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ठीक है ना, और इवन कलरलेस भी कुछ होता है कलर, जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट्स बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर इसमें इस प्लास्टिड के अंदर यानी कि थाइलाकॉइड के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा ना, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का आपको पता है, उस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? उस क्लोरोप्लास्ट का काम होता है क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। और क्या करना? और इस फोटोसिंथेसिस से आपको पता है, इससे हमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो हमें ब्रीदिंग में क्या देता है? मदद देता है। देखेंगे यहां पे क्या लिखे हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लांट सेल्स हैव टाइनी कलर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। Plastids carry pigments of various colors like orange, red, green and even colorless। ठीक है ना, क्या होता है कि ठीक है ना, यानी कि रेड कलर के होते हैं, ग्रीन के होते हैं। मैंने बोला है कि अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट ग्रीन कलर का होगा, यानी कि ग्रीन ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड का एक टाइप है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट होता है ना, ये क्लोरोफिल, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है ना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपको पता है, वाटर जो मिलता है, और इसके साथ ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। और इसी से क्या होता है? इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से फूड हासिल होता है ऑर्गेनिज्म्स को, ऑक्सीजन ये हमें प्रोवाइड करते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं। द प्लास्टिड्स विच कैरी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स that is chlorophyll are called chloroplasts। और ठीक है ना, उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। और याद रखना चाहिए जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स में मैंने बोला जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है ना, इसके पास भी क्या होते हैं? इसके भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी इसको भी क्या होते हैं? दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। और इसी के अंदर क्या होते हैं? ये थाइलाकॉइड ग्रेना इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो अंदर इसमें फ्लूइड होता है, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, वही इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने बोला कि अगर ग्रीन कलर का यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तब जाके हम उस प्लास्टिड को हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। समझ में बच्चा आपको आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? प्लांट्स वर्सेस एनिमल, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी कि अब हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है दोनों में। सबसे पहले ऑर्गेनली, प्लांट सेल, एनिमल सेल। सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल किन में प्रेजेंट है? प्लांट्स में और एनिमल सेल में नहीं है। इसका मतलब कि सबसे पहले डिफरेंस जो आपको यहां पे मिल रही है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, वो सेल वॉल होता है। क्या होता है? वो सेल वॉल होता है। इसका मतलब है कि ये क्या है? ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। ये जो मैंने बोला कि ये प्लांट्स को क्या होते हैं? प्लांट्स की ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम देखते हैं कि दोनों में है, लेकिन प्लांट सेल्स में भी, एनिमल सेल में, यानी कि ये हम कहेंगे ये बच्चे यहां पे क्या है? ये सिमिलैरिटी है। क्या है? सिमिलैरिटी है दोनों में, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है, सिमिलैरिटी है। साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में होता है। इसका मतलब कि ये भी क्या है? साइटोप्लाज्म भी क्या है? साइटोप्लाज्म भी सॉरी, साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म भी सिमिलैरिटी है, यानी कि ये प्लांट सेल में भी होता है, ये एनिमल सेल में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, ये भी सिमिलैरिटी है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आप बच्चे देख रहे हो, क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट खाली इस प्लांट सेल में प्रेजेंट हो, ये एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या बनते हैं? ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये भी डिफरेंस बनते हैं किसके बीच में?
प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। वैक्यूल जो होता है वैक्यूल भी एक डिफरेंस बनती है। हाँ, मैंने आपको यह बोला है वैक्यूल ये लार्ज होता है किसमें, प्लांट सेल में। हम बोलते हैं मोस्टली हम बोलते हैं कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, मगर मैंने बोला है कि अगर प्रेजेंट होंगे, एक तो ये टेम्पोररी के लिए होते हैं और उनका साइज क्या होता है, इनका साइज छोटा होता है। आप बच्चे लिख सकते हो कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, मगर एनिमल सेल्स में क्या लिखोगे, एनिमल सेल्स में आप लिख सकते mostly vacuoles are absent, if present they are small in size। इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। यही आपको बच्चे यहां पे नजर आ रहे हैं कि एक तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और जो वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल क्या है, वैक्यूल ये आपने देखे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। तो यही था बच्चा हमारा आज का दूसरा इसका पार्ट जो मैंने आपके साथ सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह ये जो हमारा जो साइंस का बायोलॉजी पोर्शन और केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट किया है, तो इंशाल्लाह बच्चे देखेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह।